हेलो दोस्तों, एनटीए नेट की डिफेंस स्टडीज के मॉक टेस्ट में आपका स्वागत है। इसी के साथ आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। यह किसका कथन है कि अप्रसार संधि जिसका उद्देश्य मानवीय नहीं वरन राजनीतिक है, बड़ी शक्तियों की आणविक प्रतिद्वंदिता को रोकने में सक्षम नहीं है? ऑप्शन ए हेनरी किसिंजर, ऑप्शन बी आइजनहावर, ऑप्शन सी डॉक्टर कोठारी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी डॉक्टर कोठारी। क्वेश्चन नंबर 2। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 10 अगस्त 1948 को, ऑप्शन बी 4 अप्रैल 1949 को, या ऑप्शन सी 29 अगस्त 1949 को, या ऑप्शन डी 15 अगस्त 1969 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ। और इस गठन में किसका श्रेय सबसे ज्यादा है? तो परमाणु ऊर्जा आयोग के गठन में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का। होमी जहांगीर भाभा का महत्वपूर्ण योगदान है। इसी कारण इन्हें डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को क्या कहा जाता है? इसी कारण इसे भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा द्वारा हिंद महासागर को शांति क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव कब आया था? ऑप्शन ए 1982 में, ऑप्शन बी 1971 में, या ऑप्शन सी 1996 में, या ऑप्शन डी 1993 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1971 में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हिंद महासागर को शांति क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव पास आया था 1971 में। इसी को कहते हैं सीबेड आर्म्स कंट्रोल संधि या सीबेड संधि कहते हैं। एक्चुअल डेट के साथ कब आया था? तो 11 फरवरी 1971 को आया। और कितने देशों ने हस्ताक्षर किया था इस पर? तो 84 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया। और कब लागू हुआ यह? तो यह लागू हुआ आपका 18 मई 1972 को। 18 मई 1972 को। क्वेश्चन नंबर 4। यह किसका कथन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र ऐसी शक्तिशाली नींव है जिस पर सुंदर विश्व का निर्माण किया जा सकता है? ऑप्शन ए आइजनहावर, ऑप्शन बी निक्सन, या ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल, या ऑप्शन डी ट्रूमैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ट्रूमैन। ट्रूमैन का क्या कौन सा कथन है? तो इन्होंने कहा था कि
संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र ऐसी शक्तिशाली नींव है जिस पर सुंदर विश्व का निर्माण किया जा सकता है। यह स्टेटमेंट है ट्रूमैन का। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है। ऑप्शन ए दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, ऑप्शन बी सैन्य तनाव शिथिलता, या ऑप्शन सी कौटिल्य का मंडल सिद्धांत, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? तो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय हित के मूलभूत तत्व में आते हैं। ऑप्शन ए सुरक्षा, ऑप्शन बी राष्ट्रीय विकास, या ऑप्शन सी विश्व व्यवस्था का विकास, या उपरोक्त में से सभी। तो राष्ट्रीय हित के मूलभूत तत्व कौन कौन से है? तो इसका राष्ट्रीय हित के मूलभूत तत्व है सुरक्षा है, राष्ट्रीय विकास है और विश्व व्यवस्था का विकास। ये तीनों मूलभूत तत्व हैं। तो इसलिए क्या आ जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। सुरक्षा के संदर्भ में देखा जाए तो क्या बोलता है सुरक्षा? सुरक्षा राज्य के अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के बने रहने की गारंटी होने के साथ साथ पूर्व शर्त भी है, जिसका अर्थ है राज्य की एकता और अखंडता, संप्रभुता तथा जनमानस के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना। यह क्या है? सुरक्षा के संदर्भ में है। सुरक्षा का मतलब है राज्य की एकता, अखंडता और संप्रभुता तथा जनमानस के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना। वही राष्ट्रीय विकास के बारे में क्या है? तो राष्ट्रीय विकास का अर्थ है राष्ट्र की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षमता और समर्थता का समग्र विकास से है। राष्ट्रीय विकास और सुरक्षा सागामी है, क्योंकि यदि कोई राष्ट्र पूर्णतः सुरक्षित नहीं है तो वह अभिष्ट स्तर पर विकसित नहीं हो सका है। अब विश्व व्यवस्था का विकास क्या है? तो विश्व व्यवस्था का विकास परमाणु युग में विश्व व्यवस्था का विकास ही राष्ट्रों की सुरक्षा की गारंटी है। क्या है? परमाणु युग में विश्व व्यवस्था का विकास राष्ट्रों की सुरक्षा की गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 7, किसका कथन है? क्वेश्चन नंबर 7, किसका कथन है कि युद्ध इतना गंभीर विषय है कि इसे केवल सैनिकों के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता? ऑप्शन ए क्लासविटस, ऑप्शन बी क्लेमेंसो, या ऑप्शन सी मैकियावेली, या ऑप्शन डी हिटलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी क्लेमेंसो। क्लेमेंसो का कथन है कि युद्ध इतना गंभीर विषय है कि इसे केवल सैनिक के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 8, किसने सबसे पहले 1916 में भौगोलिक राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किया?
ऑप्शन ए रुडोल्फ जैलिन, ऑप्शन बी मैकिंडर, या ऑप्शन सी स्काइटमैन, या ऑप्शन डी पेटी महान। तो इसका सही आंसर जाएगा आपका जियो पॉलिटिक्स या भौगोलिक राजनीति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो यह है ऑप्शन ए रुडोल्फ जैलिन। मैकिंडर का क्या है? तो मैकिंडर ने हार्टलैंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसका? हार्टलैंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और स्काइटमैन ने क्या है, कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो स्काइटमैन ने रीमलैंड सिद्धांत का। क्वेश्चन नंबर 9, यह किसका कथन है कि भारत को केवल 3 बमों की आवश्यकता होगी यदि वह पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहे, और हमें भारत को बर्बाद करने के लिए 5 बमों की आवश्यकता होगी? यह किसका कथन है? डॉक्टर अयूब खां, या ऑप्शन बी डॉक्टर अब्दुल कादिर खां, या ऑप्शन सी जुल्फिकार अली भुट्टो, या डॉक्टर सॉरी ऑप्शन डी इमरान खान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी डॉक्टर अब्दुल कादिर खां। इनका क्या स्टेटमेंट है? डॉक्टर अब्दुल कादिर खान ने कहा था कि भारत को केवल 3 बमों की आवश्यकता होगी यदि वह पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहे, और हमें भारत को बर्बाद करने के लिए 5 बमों की आवश्यकता होगी। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का स्टेटमेंट है, और इन्हें पाकिस्तान का परमाणु जनक का पिता कहते हैं। परमाणु या आणविक का जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है अब्दुल कादिर खान को। क्वेश्चन नंबर 10, किस स्ट्रैटेजिक विचारक को इतिहास में आर्म चेयर स्ट्रैटेजिक्स के नाम से पुकारते हैं? ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी नेपोलियन, या ऑप्शन सी रोमेल, या ऑप्शन डी बेलब्रुक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी डेलब्रुक। डेलब्रुक को आर्म्स चेयर स्ट्रैटेजिक्स के नाम से पुकारते थे। क्वेश्चन नंबर 11, निशस्त्रीकरण के मार्ग में प्रमुख बाधा है? ऑप्शन ए अविश्वास, ऑप्शन बी असुरक्षा, या ऑप्शन सी राजनीतिक शत्रुता, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। निशस्त्रीकरण के मार्ग में प्रमुख बाधा है आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। निशस्त्रीकरण के मार्ग में प्रमुख बाधा है अविश्वास। जहां विश्वास नहीं होगा वहां निशस्त्रीकरण नहीं हो सकता पूर्णतः। असुरक्षा, जहां सुरक्षा में भेद हो वहां भी निशस्त्रीकरण नहीं होगा। राजनीतिक शत्रुता, जहां पर शत्रुता होगी वहां पर भी निशस्त्रीकरण का मार्ग नहीं खुल सकता। इसीलिए तीनों ऑप्शन सही है, ये तीनों प्रमुख बाधाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किसने वर्तमान युग को अतिमारक युग की संज्ञा दी? ऑप्शन ए हेनरी किसिंजर, ऑप्शन बी मैक्स लर्नर, या ऑप्शन सी ट्रूमैन, या ऑप्शन डी आइजनहावर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मैक्स लर्नर। मैक्स लर्नर ने वर्तमान युग को अतिमारक युग की संज्ञा दी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है?
ऑप्शन ए थोरियम का, ऑप्शन बी प्लूटोनियम का, या ऑप्शन डी सी यूरेनियम का, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का। तो भारत विश्व में किसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो भारत है आपका ऑप्शन ए, थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन शांतिपूर्ण निस्तारण का उपकरण नहीं है? ऑप्शन ए वार्ता, ऑप्शन बी विवाचन, या ऑप्शन सी हस्तक्षेप, या ऑप्शन डी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता। शांतिपूर्ण निस्तारण का उपकरण नहीं है यह आपका, शांतिपूर्ण निस्तारण का उपकरण नहीं है यह है आपका हस्तक्षेप। किसी भी मामले में हस्तक्षेप करना वह विवाद को और बढ़ा सकता है। और बढ़ा सकता है विवाद को। शांतिपूर्ण निस्तारण के लिए वार्ता करनी चाहिए, विवाचन यानी सोच विचार करना चाहिए, और तीसरे पक्ष की मध्यस्थता भी लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित संधियों में से किसने युद्ध को गैरकानूनी कृत्य घोषित किया है? ऑप्शन ए कैलान ब्रियास समझौता 1928, ऑप्शन बी वर्साई की संधि 1919, या ऑप्शन सी शिमला समझौता 1972, या ऑप्शन डी भारत सोवियत संघ मैत्री संधि 1971। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कैलान ब्रियान समझौता 1928। कैलान ब्रियान समझौता क्या है? तो यह पारस्परिक विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिस पर पेरिस में 27 अगस्त 1928 को 15 देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किया। कब कब किया था? तो 27 अगस्त 1928 को 15 देशों के प्रतिनिधियों ने इस पर हस्ताक्षर किया। किस लिए किया था हस्ताक्षर? किस पारस्परिक विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए समझौता किया गया था। कैलान ब्रियान समझौता है जिसमें युद्ध को गैर कानूनी कृत्य घोषित कर दिया गया। शिमला समझौता किसके बीच हुआ है? तो शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था शिमला समझौता। कब हुआ था? यह हुआ था 1972 में। किस लिए हुआ था? तो हुआ था 1971 युद्ध में। बांग्लादेश को मुक्त कराने के लिए 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था। उसी का परिणाम था कि शिमला समझौता 1972 हुआ। और भारत पाक युद्ध जो 1971 हुआ था उसी के लिए भारत ने सोवियत संघ से मैत्री संधि 1971 में किया था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय शांति के साथ सरोकार रखता है? ऑप्शन ए सेंटो, ऑप्शन बी एमबीएफआर, या ऑप्शन सी सार्ड, या ऑप्शन डी अंजुस पैक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सार्ड। सार्ड क्षेत्रीय शांति के साथ सरोकार रखता है। सार्ड।
सेंटो क्या है? सेंटो तो सेंटो साउथ, सेंटो को क्या कहते हैं? तो सेंटो कहते हैं केंद्रीय संधि संगठन। केंद्रीय संधि संगठन, जिसे बगदाद पैक्ट भी कहते हैं। इसका गठन, सेंटो का गठन कब हुआ था? तो सेंटो का गठन हुआ था 24 फरवरी 1955 में। 24 फरवरी 1955, 1955 में हुआ था। इस और इसको भंग कर दिया गया था 16 मार्च 1979 को। 16 मार्च 1979 को, सॉरी 79 को, 1979 को हुआ था। 16 मार्च 1979 को इसको भंग कर दिया गया था। और साल्ट के बारे में देखें तो साल्ट के बारे में क्या है? तो साल्ट का स्थापना हुआ था आपका 26 मई 1972 को। कब? 26 मई 1972 को हुआ था। साल्ट वन की, इसे सामरिक हथियार सीमा वार्ता समझौता भी कहते हैं। साल्ट को सामरिक हथियार सीमा वार्ता समझौता कहते हैं। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेड संधि। इस इसमें इसने मौजूदा स्तर पर रणनीतिक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों की संख्या को सीमित कर दिया। किसने? साल्ट ने। किसको सीमित कर दिया? तो रणनीतिक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों की संख्या को सीमित कर दिया। अंजुस क्या है? तो अंजुस है ए माने ऑस्ट्रेलिया, एनजेड माने न्यूजीलैंड, और यूएस माने अमेरिका। यह 3 देशों का एक संगठन है जिसे अंजुस कहते हैं। इसी के साथ आज का मॉक टेस्ट समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।